5 साल पहले अंसल दंपति ने उस पॉश कॉलोनी में यह विशाल बंगला खरीदा था। उनके आते ही कॉलोनी की महिलाएं उनको अपनी किट्टी पार्टी में शामिल करने पहुंच गई थीं। उस पहली मुलाकात में भी रागिनी ने विदा करते समय सबको एक एक सेंट की बोतल दी थी और साथ में ये भी कहा था, आप सबने मुझे अपनी किट्टी पार्टी में शामिल कर जो एहसान किया है उसके बदले यह उपहार कुछ भी नहीं है। उपहार पाकर महिलाएं खुश होती थीं, पर प्रेमा भगत कुछ ज्यादा ही खुश होती थी, जो रागिनी अंसल की अनुभवी आंखों से छिपा नहीं था। वह ताड़ गई थी कि इस औरत में विदेशी सामान के प्रति मोह कुछ ज्यादा ही है। इस तरह रागिनी अंसल ने 5 साल की किट्टी पार्टी की हर सदस्य को 6 उपहार दे डाले थे। सेंट म्यूजिकल गुडिया, नेल पॉलिश, नाइट क्रीम, लिपस्टिक तथा एक शो पीस, जिसका अजीब सा जिगजैग आकार था। इस शो पीस को सब ने बड़े गर्व से अपने ड्राइंग रूम में सजा लिया था। उपहार देते हुए अक्सर रागिनी अंसल कहती, क्या करूं, इतना सब कुछ है पर भोगने वाला कोई नहीं। बस एक भतीजा है, वह भी विवाह नहीं करता। कोई लड़की उसे पसंद ही नहीं आती। परिवार बढ़े तो कैसे बढ़े। जब से रागिनी ने अपने कुंवारे भतीजे के बारे में महिलाओं को बताया है, तब से प्रेमा भगत अपनी बेटी पायल का उसके साथ विवाह करने का सपना देखने लगी। पर मन की बात नहीं कह पाती, क्योंकि करोड़ों में खेलने वाली रागिनी अंसल के सामने वह अपने आप को बौना समझती थी। यद्यपि रागिनी अंसल पायल के रूपलावण्य पर मुग्ध थी, पर वह खुद आगे बढ़कर लड़की वालों से बात चलाना है समझती थी। इन सब से बेखबर पायल अपनी दुनिया में व्यस्त थी। वह अपनी मां के एकदम विपरीत थी। इंजीनियरिंग करके वह बंगलौर की एक प्रतिष्ठित कंपनी में कार्यरत थी। उसे विदेश व विदेशी वस्तुएं तनिक भी नहीं लुभाती थी। सादा जीवन, उच्च विचार की सोच वाली पायल के साथ की लड़कियों ने जहां बाल कटवाए हुए थे, वहीं वह अपने लंबे काले घने केशों को एक चोटी में बांधे रखती थी। प्रेमा भगत बेटी के इस तरह से रहने पर अक्सर खींच उठती, पता नहीं ये लड़की किस पर गई है। तनिक भी कपड़े पहनने का ढंग नहीं है। इसके साथ ही सब लड़कियां इंजीनियर बनकर अपने सहयोगियों के साथ प्रेम विवाह कर विदेश चली गईं, पर यह अभी तक यहीं बैठी हुई है। पायल माँ की बातें सुनकर हंस देती। उस पर माँ की बड़बड़ का तनिक भी असर नहीं होता। इस बार की किट्टी पार्टी से लौटकर प्रेमा भगत ने ठान ली थी कि वह आज पायल से बात करके ही रहेगी। जैसे ही बेटी घर आई, उसने रागिनी अंसल से मिली लिपस्टिक को दिखाते हुए पूछा, पायल, इसका शेड कैसा है? रागिनी अंसल ने दी है। पायल ने लिपस्टिक बिना हाथ में लिए दूर से देख कर कहा, अच्छा शेड है माँ, आप पर खूब फबेगा। मैं अपनी नहीं तेरी बात कर रही हूँ। मैं तो लिपस्टिक नहीं लगाती। क्यों नहीं लगाती? कब तक ऐसे चलेगा? दूसरी लड़कियों की तरह तू क्यों नहीं औरती पहनती और अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ाती? मार्केट वैल्यू? माँ, मैं क्या कोई बेचने की वस्तु हूँ? नाराज हो गई पायल। माँ बेटी की बातचीत को ध्यान से सुन रहे पिता स्थिति बिगड़ती देख पत्नी को झिड़कने वाले अंदाज में बोले, पढ़ी लिखी बेटी से कैसे बात करनी है इसकी तुम्हें जरा भी तमीज नहीं, और फिर बेटी को दुलार कर दूसरे कमरे में ले गए। पिता ने रात के एकांत में प्रेमा से पूछा, क्यों, पायल के लिए कोई लड़का ढूंढ रखा है क्या? ढूंढना क्या है, समझ लीजिए कि अपनी पकड़ के अंदर है। केवल पायल को उसके अनुसार ढालना बाकी है। फिर अपने पति को रागिनी अंसल के अमेरिका प्रवासी भतीजे तथा उनके विशालकाय बंगले के बारे में बताकर बोली, रागिनी के न कोई आगे है न कोई पीछे, सब कुछ अपनी पायल का होगा। ऐश करेगी वह अमेरिका में जाकर। भारतीय संस्कृति के परिवेश में डूबे बाप बेटी को विदेश में बसने के नाम से बड़ी कोफ्त होती थी। वैसे भी वह अपनी इकलौती बेटी को इतनी दूर भेजने के पक्ष में नहीं थे। बोले, कोई यहीं का लड़का ढूंढना चाहिए ताकि पायल हमारी आंखों से ओझल ना हो। 2 माह बाद रागिनी अंसल के यहाँ तीसरा चेहरा देखकर कॉलोनी के लोग चौंक उठे। एक नौजवान चोटियां बांधे अंसल दंपति के साथ कार में अक्सर दिखाई देता। पता लगा कि वही उनका भतीजा देव अंसल है। प्रेमा भगत उसे देखकर कुछ निराश हुई।
बेटी पायल को दिखाया तो वह बोली, इस अजीबोगरीब चुटियाधारी जानवर को मुझसे दूर ही रखो माँ, अन्यथा मैं इसे स्वयं खदेड़ दूंगी। माँ ने समझाया, बेटी, आदमी का रूप नहीं, धन देखा जाता है। पायल ने मुंह बिचकाया, ओह, पैसा तो मेरे पास भी बहुत है, पर आकर्षक व्यक्तित्व पसंद है। माँ बेटी को समझाने में लगी ही थी कि रागिनी अंसल का निमंत्रण आ गया। अपने भतीजे से परिचय कराने के लिए सभी सपरिवार अगले दिन शाम पार्टी में आमंत्रित थे। पायल जाने को तैयार नहीं थी, पर माँ के रोने धोने के कारण तैयार हुई। पार्टी क्या थी? एक अच्छा खासा बड़ा आयोजन था जिसमें शहर के तमाम बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े नेता, सरकारी अफसर सपरिवार आए थे। उनके साथ उनके परिवार की बेटियां भी आई थी, जो एक से बढ़कर एक डिजाइन की पोशाक पहने अपने शरीर की नुमाइश लगाने में लगी हुई थी। पायल सबसे अलग कुर्सी पर बैठी हाथ में ठंडा पेय लेकर उन्हें देखने में लगी हुई थी। अचानक देव अंसल ने पायल के पास आकर हाथ बढ़ाते हुए विनम्रता के साथ डांस के लिए आग्रह किया तो पायल ने बेहद शालीनता से मना कर दिया। तभी प्रेमा भगत दनदनाती हुई आए और बोली, यह पायल है, मेरी बेटी। पसंद आए तुम्हें? उसके इस बेतुके सवाल पर देव चौंक पड़ा और पायल नाराज होकर पिता के साथ घर चली आई। अगले दिन अंसल दंपति के घर लड़कियों के माता पिता की ओर से देव के लिए विवाह प्रस्तावों की झड़ी लग गई। रागिनी अंसल के जोर देकर पूछने पर देव बोला, मुझे पायल पसंद है। चौंक गई रागिनी, क्योंकि भगत दंपति की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं आया था। एक सप्ताह के बाद रागिनी अंसल को भतीजे के लिए झुकना पड़ा। उन्होंने प्रेमा भगत को फोन लगाया और बोली, आपने मेरे भतीजे को देखकर अभी तक अपनी कोई राय नहीं दी। क्यों नहीं रागिनी जी, मैंने आपके भतीजे को देखा और पसंद भी किया, पर आपको क्या बताऊं? कहते कहते प्रेमा रुक गई। नहीं, आपको बात तो बतानी ही पड़ेगी। श्रीमती अंसल की रौबीली आवाज सुनकर प्रेमा भगत का मुख अपने आप खुल गया और वह बोल पड़ी, पायल को देव की चुटिया पसंद नहीं है। पायल की नापसंदगी सुनकर रागिनी को धक्का सा लगा और उन्होंने आहत होकर फोन रख दिया। ये पता चलते ही देव अंसल ने आम भारतीय युवाओं की तरह तुरंत बाल कटवा लिए और पहुंच गया पायल के ऑफिस। देव को इस नए रूप में सामने खड़ा देखकर पायल चौंक उठी। देव बड़ी विनम्रता के साथ पायल से बोला, मिस, क्या आज शाम ऑफिस के बाद आप मेरे साथ एक कप चाय पीना पसंद करेगी? उसके निमंत्रण में एक अनोखी आतुरता का भाव देखकर पायल मना नहीं कर सकी। इस पहली मुलाकात के बाद तो दोनों की शामें एक साथ गुजरने लगी। दोनों के ही घर वाले देव व पायल की मुलाकातों से अनजान थे, पर बाहर वालों की नजरों से कब तक बचे रहते, खासकर तब जब मामला अंसल परिवार से जुड़ा हो। दोनों के घर वालों को जब उनके आपस में मिलने की जानकारी हुई तो भगत परिवार बेहद खुश हुआ, पर रागिनी अंसल के पैरों तले धरती खिसक गई। इस बीच देव ने पायल के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। पायल ने भी हाँ कर दी। बेटी के हाँ करने की बात सुनकर प्रेमा भगत ने उसे खुशी से चूमते हुए कहा, आखिर बेटी किसकी है? एक भव्य समारोह में देव व पायल का विवाह हो गया। चूंकि अंसल परिवार के साथ रिश्ता हुआ था और पायल के मां बाप ने ये पता लगाने की कोशिश नहीं की कि देव अमेरिका के किस शहर में रहता है तथा वहां काम क्या कर रहा है, फिर भी पायल के बॉस केशवन ने उसका त्याग पत्र अस्वीकार करते हुए उससे समझाया, पायल, मैं तुम्हारे पिता समान हूँ, बहुत अनुभवी हूँ। अनजान देश में अनजान पुरुष के साथ जा रही हो। बेशक देव तुम्हारा पति है, पर तुम उसके बारे में अधिक तो नहीं जानती, इसलिए नौकरी मत छोड़ो। वहां न्यूयॉर्क में भी हमारी कंपनी की एक शाखा है, मैं तुम्हारी पोस्टिंग वहीं कर दे रहा हूँ, अवश्य ज्वाइन कर लेना। देव को बिना बताए पायल ने वहां का नियुक्ति पत्र संभाल कर रख लिया था। एयरपोर्ट पर विदा करने आए लोगों की भीड़ देखकर पायल को अपने भाग्य पर रश्क होने लगा। लगभग 16 घंटे का हवाई सफर था, पर देव अपने ही ख्यालों में खोया था। बड़ा विचित्र लगा पायल को। पहली बार पायल को ध्यान आया कि देव ने अपने बिजनेस के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया था।
पूछने पर बोला, दूर जा रही हो तो खुद ही सब देख लेना। न्यूयॉर्क शहर की सीमा से लगा मेरा कारखाना है, कारों के कलपुर्जे बनते हैं। आश्वस्त हुई पायल जानकर। न्यूयॉर्क पहुंच कर अगले ही दिन सुबह देव कारखाने चला गया तो उस विशालकाय बंगले में पायल अकेली ही रह गई। देव जब तीसरे दिन भी नहीं लौटा तो चौथे दिन बोर होकर पायल ने नौकरी ज्वाइन करने का मन बनाया। कंपनी की न्यूयॉर्क शाखा के बॉस रेमंड ने उसका बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया। पूरे स्टाफ से परिचय करवाया। पति के रूप में देव अंसल का नाम सुनते ही वहां अचानक चुप्पी छा गई। पायल ने चौंक कर रेमंड की ओर देखा तो उन्होंने इशारे से पायल को अपने केबिन में बुलाया और पूछा, क्या वास्तव में तुम्हारे पति देव अंसल ही है? रेमंड के प्रश्न और स्टाफ के लोगों की चुप्पी को देखकर उसे किसी अनहोनी का पूर्वाभास हो रहा था। कुछ रुककर रेमंड ने फिर पूछा, मैडम देव अंसल से आपका विधिवत विवाह हुआ है या आप दोनों की लिव इन व्यवस्था है? ये लिव इन व्यवस्था क्या होती है, मैं समझी नहीं सर। स्पष्ट बताए, पायल कांपते हुए बोली। जब बिना विवाह के लड़का और लड़की पति पत्नी की तरह साथ रहने लगते हैं तो उसे लिव इन व्यवस्था कहते हैं। रेमंड बोले, विश्वास नहीं होता कि देव अंसल जैसे व्यक्ति ने विवाह कैसे कर लिया। वह तो लिव इन व्यवस्था का पक्षधर है। तकरीबन 2 साल पहले अरुणा नाम की एक लड़की देव के साथ लिव इन थी। गर्भवती हो गई तो देव पर विवाह के लिए जोर डालने लगी, तब देव ने उसे अपने घर से निकाल बाहर किया। सुनते हैं उसने आत्महत्या कर ली। पायल ने उनका वाक्य पूरा किया। चौंक कर रेमंड ने पायल की ओर देखा और बोले, नहीं, उसने आत्महत्या नहीं की थी, उसकी हत्या हुई थी। पुलिस को देव पर शक था। वह इस मामले में जेल भी गया था पर सबूत के अभाव में छूट गया। पायल याद करने लगी अरुणा को, जो उसके साथ कॉलेज में पढ़ती थी और अचानक पता चला कि उसको किसी NRI से प्रेम हो गया था और वह हमेशा के लिए अमेरिका चली गई थी। रेमंड ने बताया कि देव ने अपने कारखाने में ही एक छोटा सा बंगला बनवा रखा है। वहां आजकल मिली नाम की एक अमेरिकन लड़की लिव इन व्यवस्था में देव के साथ रह रही है। फिर कुछ रुक कर बोले, यहाँ आने वाले कुछ भारतीय पुरुष दोहरा मानदंड अपनाते हैं। अकेले में यहाँ कुछ और भारत में माता पिता तथा रिश्तेदारों के सामने कुछ अलग मुखौटा ओढ़े रहते हैं। पायल सोच रही थी कि देव का असली चेहरा सबके सामने लाना होगा ताकि वह आगे किसी लड़की की भावनाओं से खिलवाड़ न कर सके। अपने दफ्तर के एक अमेरिकन सहयोगी के साथ वह अंसल के कारखाने की ओर चल पड़ी। ठिकाने पर पहुंचकर पायल ने देखा कि कारखाने के पश्चिमी छोर पर स्थित बंगला दूर से ही लुभा रहा था। वह कारखाने के सामने वाले दरवाजे से न जाकर बंगले की दूसरी तरफ वाले दरवाजे से अंदर घुसी। कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनकर अंदर से एक बेहद खूबसूरत युवती बाहर निकली। बड़े ही सहज भाव से पायल ने आगे बढ़कर उसका अभिवादन किया और बोली, मैं पायल हूँ। देव से मिलने के लिए भारत से यहाँ आई हूँ। उस लड़की ने अंग्रेजी में कहा, देव बाहर गया है, 1 घंटे के बाद लौटेगा। आप यहाँ बैठकर इंतजार कर सकती हैं। पायल यही तो चाहती थी। उसे अंदर ले जाते हुए मिली ने अपना परिचय दिया, मैं देव की पत्नी मिली हूँ। तपाक से पायल बोली, मैं भी देव की कानूनन ब्याहता पत्नी हूँ। उसने 15 दिन पहले भारत में मुझसे विवाह किया था। 1 घंटे बाद जब देव लौटा तो मिली और पायल को एक साथ एक सोफे पर बैठा देखकर बौखला गया। वह घबरा कर उल्टे पांव वापस लौटने ही वाला था कि दोनों ने उसे लपक कर पकड़ लिया और अंदर ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद पायल और मिली ने फोन कर पुलिस को बुलाया और देव को धोखा देकर विवाह करने के अपराध में पुलिस के हवाले कर दिया। यही नहीं, दोनों ने मिलकर अरुणा की संदेहास्पद मौत की फाइल को दोबारा खुलवा दिया। बेटी पायल को सही सलामत वापस पाकर प्रेमा भगत एक अलग ही सुकून महसूस कर रही थी। रागिनी अंसल ने किट्टी ग्रुप से हमेशा के लिए अपना नाता तोड़ लिया तथा उनकी भव्य पार्टी में अपनी अपनी बेटियों को सजाकर
लाए माता पिता एक दूसरे से यही कह रहे थे, अच्छा हुआ जो हम बाल बाल बच गए। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।